SST सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31 यानी कार्यपत्रक संख्या 31 को। यह आपकी 21 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कंटिन्यू करेंगे और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की कहानी है उसको हम जारी रखेंगे। एक बार फिर से हम समझेंगे राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद की गाड़ी है यूरोप में कैसे आगे बढ़ती है। 1848 के बाद इस राष्ट्रवाद का क्या होता है। 1848 के बाद राष्ट्रवाद वो अपना रास्ता भटक जाता है, आवारा हो जाता है और राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद में बदल जाता है। कैसे बदलता है ये हम इस वर्कशीट में समझेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे दो राष्ट्र राज्यों के गठन की, जर्मनी के एकीकरण की और इटली के एकीकरण की। वो कैसे हो पाता है, क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटित होती है, ये भी हम इसी वर्कशीट में समझेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कावूर की और गेरिबाल्डी की, जिनका इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था। यानी आज की आपकी वर्कशीट इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट वर्कशीट में से एक रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। अब तक हम राष्ट्रवाद को अच्छे से समझ चुके होंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश के प्रति जो प्यार होता है, प्रेम होता है, लगाव होता है, जो एक होने का भाव होता है, वो राष्ट्रवाद है। हम सभी को लगता है ना हमारा देश है ये भारत, हम देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, ये राष्ट्रवाद है। तो जो राष्ट्रवाद की यूरोप में शुरुआत होती है वो एक विचार के साथ शुरुआत होती है। शुरुआत में एक विचार होता है, उसको पहली जो अभिव्यक्ति थी प्रैक्टिकल लाइफ में हमने देखा था वो फ्रांस की क्रांति में देखा था। जब लोग थे एक भाषा के कारण, एक झंडे के कारण एक देश के साथ जुड़ गए थे और एक देश के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और उस देश ने भी बदले में उनको एक जैसे अधिकार दिए थे, एक जैसी कानून व्यवस्था दी थी, एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था दी थी। तो ये एक एग्जाम्पल सेट हो गया था पूरे यूरोप के लिए। उसके बाद ये राष्ट्रवाद है पूरे यूरोप में फैल जाता है और राष्ट्रवाद में पहले दो स्पीड ब्रेकर आते हैं। एक पहला स्पीड ब्रेकर होता है जब 1815 की वीना कांग्रेस होती है। उसके बाद यूरोप में दोबारा से रूढ़िवाद यानी लकीर के फकीर वाली शासन व्यवस्था उसको लागू कर दिया जाता है। दूसरे होते हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक, जो इस राष्ट्रवाद के रास्ते में डंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, राष्ट्रवाद की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम रूढ़िवादी शासन व्यवस्था है उसी के साथ चलेंगे। लेकिन राष्ट्रवाद है छुपते, गिरते, पड़ते, उठते, आगे बढ़ता रहता है। 1848 तक यहाँ पर 1830 से 48 के बीच में कई क्रांतियां भी होती है राष्ट्रवाद के विकास के लिए, हालांकि कोई भी क्रांति सफल नहीं होती। 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद होती है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फ्रैंकफर्ट संसद होती है। फ्रैंकफर्ट में जो जर्मनी के 500 से अधिक 536 के आसपास टुकड़े थे, उन सभी के प्रतिनिधि है उस फ्रैंकफर्ट में एक संसद के रूप में इकट्ठे होते हैं और प्रस्ताव पारित करते हैं कि जर्मनी का एकीकरण किया जाएगा, जो जर्मन भाषी प्रदेश है उनका एकीकरण किया जाएगा। और ये प्रस्ताव पारित हो जाता आसानी से। और जो पर्शिया के सम्राट होते हैं उनको ऑफर दिया जाता है कि आपको हम जर्मनी का सम्राट बनाएंगे। लेकिन पर्शिया के सम्राट इस बात के लिए राजी नहीं होते और ये प्रयास असफल हो जाता है। लेकिन एक प्रयास था जिसने प्रेरणा दी थी, दोबारा से प्रेरणा दी थी, लोगों को मोटिवेट किया था कि अब भी राष्ट्र राज्यों का गठन हो सकता है। लेकिन 1848 के बाद जो राष्ट्रवाद था उसमें बदलाव आ जाते हैं। राष्ट्रवाद था वो अपने रास्ते से भटक जाता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लग गया था। यानी पहले राष्ट्रवाद का उद्देश्य क्या था, राष्ट्र राज्य का गठन करना, देश के लोगों में एकता स्थापित करना और लोकतंत्र को लेकर के आना, ये उद्देश्य थे राष्ट्रवाद के। लेकिन 1848 के बाद जनतंत्र और क्रांति से राष्ट्रवाद अलग थलग हो गया था, अपना रास्ता भटक गया था, राष्ट्रवाद आवारा हो गया था। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। यानी अब जो राष्ट्रवाद था वो बदल गया था उग्र राष्ट्रवाद में। उग्र राष्ट्रवाद क्या होता है कि राष्ट्र को ऊपर रखना दूसरे राष्ट्रों से, ये राष्ट्रवाद के साथ शामिल कर लिया था। युद्ध था वो राष्ट्रवाद का हिस्सा बन गया था। यानी उग्र राष्ट्रवाद बन गया एक तो ये कि सिर्फ राष्ट्रवाद का मतलब अब सिर्फ ये नहीं रह गया था कि राष्ट्र का गठन करना है, हमें एकता का प्रचार प्रसार करना है, बल्कि ये था कि हमारा राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से शक्तिशाली कैसे हो सकता है, ये शामिल हो गया था। अब ये शामिल हो गया था, युद्ध तो आना ही था, यानी युद्ध इसमें शामिल हो चुका था। उपनिवेश शामिल हो चुका था, यानी दूसरे देशों पे कब्जा करना भी राष्ट्रवाद में शामिल हो चुका था और लोकतंत्र से भाग गया था दूर। अब बात हो गई थी कि देश को मजबूत बना करके रखना है तो इसके लिए तानाशाही ज्यादा बेहतर है, इसको समझे जाने लग गया था। यानी तीन बदलाव आ गए थे। पहला, अब इसमें उग्र राष्ट्रवाद का विचार शामिल हो गया था और युद्ध को राष्ट्रवाद का ही भाग समझा जाने लग गया था। दूसरा, उपनिवेशवाद भी राष्ट्रवाद का एक भाग समझा जाने लग गया था, यानी दूसरे देशों में कब्जा करना जायज ठहराया गया था कि अगर राष्ट्र को मजबूत करना है तो आर्थिक फायदे के लिए दूसरे देशों पे कब्जा किया जा सकता है। और तीसरा,
जो बदलाव आया था कि लोकतंत्र के बजाय अब तानाशाही पे ज्यादा जोर दिया गया था कि राष्ट्र को मजबूत तानाशाही से रखा जा सकता है। यानी जो रूढ़िवादी थे उन्होंने अपने फायदे के लिए राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उस विचार में अशुद्धता मिला दी, यानी कि उसको पॉल्यूट कर दिया और उसमें मिला दिया अपने जो हित थे वो शामिल कर दिए। तो ये बदलाव आए थे, 3 बदलाव आए थे। समझ में आ गया ना कि राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद हो गया था, उपनिवेशवाद और युद्ध को राष्ट्रवाद का हिस्सा माने जाने लग गया था और अब लोकतंत्र की बजाय तानाशाही पर जोर दिया जाने लग गया था। तो ये सब कुछ बदलाव आ गए थे राष्ट्रवाद की उस विचारधारा में। यद्यपि मध्यम वर्गीय जो जर्मन लोग थे उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़ करके एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, लेकिन इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर के दबा दिया गया था, जिसकी मैंने अभी बात की थी। फ्रैंकफर्ट संसद, उस फ्रैंकफर्ट संसद के द्वारा जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया गया था। किसने? मध्यम वर्ग के लोगों ने प्रयास किया था। लेकिन क्योंकि पर्शिया, अब पर्शिया कौन था? पर्शिया जर्मनी के 500 से अधिक छोटे छोटे टुकड़े बंटे हुए थे, उनमें से सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जो टुकड़ा था वो था पर्शिया। उसी के एकीकरण में, उसी के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव पाता है। लेकिन उस वक्त जो पर्शिया के सम्राट थे उन्होंने इन मध्यम वर्ग लोगों की जो मांग थी या उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी में कोई परिवर्तन आए, क्योंकि वो रूढ़िवादी के पक्ष में थे। ओके, इसके बाद पर्शिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला और फाइनली पर्शिया के ही, यानी कि पर्शिया के ही नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाता है। तो यहाँ पर इतना हमने समझ लिया कि 1848 के बाद राष्ट्रवाद का स्वरूप रूप बदल चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो अभी कमजोर नहीं पड़ी थी। सबसे पहले राष्ट्रवाद की इसी भावना के फलस्वरूप जर्मनी का एकीकरण होता है। हालांकि उससे पहले इटली का एकीकरण भी हो जाता है, लेकिन जर्मनी का एकीकरण था उसकी शुरुआत थोड़ा पहले बल पकड़ती है। अब जर्मनी का एकीकरण कैसे होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बनेगा कि जर्मनी का जो एकीकरण की प्रक्रिया थी एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। लंबी मतलब ऐसा नहीं था कि एक दिन में हो गया था, बहुत लंबी प्रक्रिया थी, बहुत लंबे समय से प्रयास किए गए थे। और जटिल ऐसे थी कि इतना आसान नहीं था जर्मनी के एकीकरण को कर पाना। इसका एकीकरण है वो पर्शिया के नेतृत्व में होता है। जैसे मैंने बताया कि पर्शिया या पर्शिया जर्मनी का ही एक भाग था, यानी कि जितने भी टुकड़े बंटे हुए थे उनमें से सबसे बड़ा जो सबसे शक्तिशाली टुकड़ा था वो पर्शिया था। तो उसके एकीकरण में जर्मनी के उसके नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण के प्रयास किए जाते हैं। पर्शिया के प्रमुख प्रधानमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क ने इस जर्मन एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनको जर्मनी के एकीकरण का आर्किटेक्ट या फिर वास्तुकार कहा जाता है। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। रक्त और लौह की नीति का अर्थ है कि उनका ये मानना था कि आराम से, प्यार से जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता, इसके लिए तलवार उठानी होगी, इसके लिए युद्ध करने होंगे। तो इसलिए उन्होंने रक्त और लौह की नीति को अपनाया जर्मनी के एकीकरण के लिए। और 7 वर्ष के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों को लड़ा और तीनों युद्धों में पर्शिया की जीत होती है और फाइनली जर्मनी का एकीकरण है वो 1871 में पूरा हो जाता है। यानी इसके लिए 3 युद्ध लड़े गए थे। किन किन के साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। कितने वर्षों में? 7 वर्ष के उस एक पीरियड में। और तीनों में ही पर्शिया की जीत प्राप्त होती है और जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है। 1871 में केसर विलियम प्रथम है वो जर्मनी के पहले सम्राट बनते हैं और इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण था उसने पर्शिया को, यानी जर्मनी को महाशक्ति बना दिया था। यानी जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी सुपर पावर बन गया था पूरे यूरोप का। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्थाओं को आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया था। यानी जो एकता का भाव था उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक जैसी मुद्रा को अपनाया गया, एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया गया, एक जैसे करों को निश्चित किया गया, एक जैसे मापतोल के पैमानों को निश्चित किया गया। यानी वो सब कुछ किया गया जो नेपोलियन ने उससे पहले फ्रांस में किया था। तो ये सब कुछ प्रयास किए गए थे। यानी जो एकीकरण का भाव है, राष्ट्रवाद की जो भावना है वो और ज्यादा मजबूत हो सके। तो ये थी जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया। ठीक, यानी कि आपको इसको पॉइंट्स में लिखोगे तो कैसे राइट करोगे? इजिली तरीके से कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया लंबी और एक जटिल प्रक्रिया थी, पहला। दूसरा, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया थी उसका नेतृत्व पर्शिया ने किया था। जर्मनी के एकीकरण का पहला प्रयास था वो 1848 में मध्यम वर्ग ने किया था, लेकिन वो असफल रहा था। उसके बाद बिस्मार्क के नेतृत्व में इस एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया गया था। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। यानी उन्हें लगता था कि युद्ध के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। इसके लिए जर्मनी ने 7 वर्षों के अंतराल में 3 युद्ध ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ लड़े थे और 1871 में जाकर के जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है और केसर विलियम प्रथम यूनाइटेड संयुक्त जर्मनी के, यानी कि नई जर्मनी के सम्राट बनते हैं। तो ये थी जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया।
उसके बाद आता है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया भी काफी अलग थी, यानी इसके एकीकरण की प्रक्रिया भी काफी लंबी थी और जटिल प्रक्रिया थी। इटली शुरुआत में 7 राज्यों में बंटा हुआ था। कितने टुकड़ों में? 7 राज्यों में। जो वर्तमान इटली वो 7 राज्यों में बंटा हुआ था। इनमें से 6 राज्यों के ऊपर जो कब्जा था विदेशी शक्तियों का कब्जा था, यानी कि पिडमांट, सार्डिनिया को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी 6 के ऊपर विदेशी देशों का यानी दूसरे देशों का कब्जा था। 1830 के दशक में इटली के एकीकरण का पहला प्रयास है वो मेजनी करते, जिसको हिंदी में मैथ्स नहीं कह सकते, इंग्लिश में मेजनी कहेंगे। यानी मेजनी ने पहला प्रयास किया था। हालांकि उसके प्रयास असफल रहे थे, लेकिन प्रेरणा दी थी, मोटिवेट किया था कि हाँ इटली एक है और एक होकर के रहेगा। जैसे 1857 की हमारी क्रांति थी, असफल रही थी ना, लेकिन मोटिवेट तो किया था ना कि अगली बार अगर हम थोड़ा सा अच्छे से प्रयास करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। तो ऐसे ही मेजनी ने सबसे पहला प्रयास किया था इटली के एकीकरण का। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया था, लेकिन लोगों को मोटिवेट जरूर किया था कि इटली का एकीकरण एक दिन हो सकता है। 1830 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह होते हैं, लेकिन वो भी कामयाब नहीं रहते। उसके बाद सार्डिनिया पिडमांट जो इटली का सबसे महत्वपूर्ण भाग था, उसके नेतृत्व में यानी कि उसके नेतृत्व में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो होती है कावूर की। कावूर सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री होते हैं, वो इसके आर्किटेक्ट कहलाते हैं। ठीक, यानी कि उनके नेतृत्व में उनकी जो कूटनीति थी उसके कारण एक जो इटली का एकीकरण है वो संभव हो पाता है। इटली के एकीकरण के लिए 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट ने एक कूटनीतिक संधि की थी और इसके माध्यम से उन्होंने ऑस्ट्रिया को अलग किया। पहले उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया और इसके बाद उन्होंने हरा दिया फ्रांस को एक एक करके। ये सारी कूटनीति किसकी थी? ये सारी कावूर की कूटनीति थी। ओके, यानी कि जैसे बिस्मार्क का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था जर्मनी के एकीकरण में, वैसे ही जो कावूर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था इटली के एकीकरण में। और कावूर कौन थे? ये सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री थे। 1861 में फाइनली इटली का एकीकरण वो कंप्लीट हो जाता है और एमैनुअल द्वितीय को, एमैनुअल सेकंड को इटली का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। ये एमैनुअल सेकंड कौन थे? एमैनुअल जो सेकंड थे, विक्टर एमैनुअल सेकंड, ये सार्डिनिया पिडमांट के शासक थे। ओके, तो ये थी इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपको लिखना हो पॉइंट्स में, तो पहला पॉइंट आपका बनेगा कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। दूसरा, इटली था वो शुरुआत में 7 राज्यों में बंटा हुआ था। तीसरा, इटली के एकीकरण का पहला प्रयास मेजनी ने किया था, हालांकि वो असफल रहा था। चौथा पॉइंट आपका रहेगा कि इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सार्डिनिया पिडमांट की रही थी और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जिस पर्सन की भूमिका रही थी वो थी सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री कावूर की। इसके लिए एक कूटनीति को अपनाया गया और एक एक करके जो ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किया गया और फाइनली 1861 में इटली का एकीकरण पूरा हो जाता है और एमैनुअल सेकंड है वो इटली के सम्राट घोषित कर दिए जाते हैं। तो ये थी इटली के एकीकरण की प्रक्रिया कि कैसे इटली का एकीकरण हो पाता है, एक इटली बन पाता है। अब हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण पर्सन की, तो महत्वपूर्ण नेता और क्रांतिकारियों की जिन्होंने इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये आपके भी इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे जो पूछे जा सकते हैं। तो बात करें काउंट कैमिलो द कावूर की, जो कावूर का पूरा नाम था, वह सार्डिनिया पिडमांट का प्रमुख मंत्री या प्रधानमंत्री कह लीजिए, कुछ बुक्स में उसको मुख्यमंत्री कहा जाता है, तो ये प्रधानमंत्री आप कहोगे, ये प्रमुख मंत्री था, प्रधानमंत्री था। इसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। हालांकि वह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था, न ही वो जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था, लेकिन क्योंकि वो प्रमुख मंत्री था इस नाते उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया था, नेतृत्व प्रदान किया था। फ्रांस के साथ एक चतुर संधि की थी, उसके पीछे कावूर का ही हाथ था, जिसके कारण वो ऑस्ट्रिया को अलग करके हरा पाए थे और बाद में फ्रांस को भी उन्होंने हरा दिया था और इसी तरीके से इटली का एकीकरण संभव हो पाया था। इसलिए कावूर को इटली के एकीकरण का वास्तुकार कहा जाता है, आर्किटेक्ट कहा जाता है, सूत्रधार कहा जाता है। ओके, उसके बाद है गेरिबाल्डी, जोसेफे गेरिबाल्डी, ये इटली के क्रांतिकारी थे। इटली के जैसे भारत में सुभाष चंद्र बोस जो है क्रांतिकारियों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ऐसे गेरिबाल्डी का स्थान इटली में क्रांतिकारियों में से। वह नियमित सेना का सदस्य नहीं था, उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया था, यानी कि वो सेना का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसने अपने खुद की एक सेना तैयार की थी। स्वयंसेवक समझते हो ना, वॉलंटियर की एक सेना तैयार की थी जिसको लाल कुर्ती या रेड शर्ट का नाम दिया गया था। ठीक, 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए थे, यानी कि उसी जिस जो वॉलंटियर की सेना थी उसमें किसान भी शामिल थे, आम लोग शामिल थे, उसकी एक सेना तैयार की इन्होंने, गेरिबाल्डी ने, और 1860 में वो दक्षिणी इटली और 2 सिसिली
के राज्य में प्रवेश कर गए थे और स्पेनी शासकों को वहां से हरा करके भगाने में सफल रहे थे। वहां पर उनका स्थानीय किसान थे, उनका भी समर्थन मिलता है। उसने दक्षिणी इटली और सिसिली को राजा एमनुएल द्वितीय को सौंप दिया था और इस प्रकार इटली का एकीकरण था वो संभव हो पाया था। यानी अपने दम पर उन्होंने दक्षिणी इटली और सिसिली के राज्य को विजित किया था अपनी किस सेना के दम पर, जो रेड शर्ट या लाल कुर्ती सेना कहा जाता है उसके दम के ऊपर, और उन्हीं दोनों राज्यों को उन्होंने विक्टर एमुअल कांट को सौंप दिया था और इस तरीके से इटली का एकीकरण संभव हो पाया था और उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान वो गैरिबाल्डी का भी रहा था। तो ये थी हमारी आज की आसान लेकिन इंपॉर्टेंट वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे और देखेंगे प्रश्नोत्तर। आज की इस वर्कशीट में 4 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए और ये प्रश्न मैंने आपके लिए इजी लैंग्वेज में लिखे ताकि आप इसी तरीके से इनको याद कर पाओ या समझ पाओ। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। ये आमतौर पर आपके एग्जाम में, जब आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं होते थे तब ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि इटली के एकीकरण की विशेषताएं बताइए, पूरी प्रक्रिया को समझाइए। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं ये थी कि यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, बहुत आसान नहीं थी, लंबी भी थी और जटिल प्रक्रिया थी। आरंभ में इटली 7 टुकड़ों में बंटा हुआ था। इटली के एकीकरण का पहला प्रयास मेज़िनी ने किया था लेकिन वो असफल रहा था। इटली के एकीकरण में पिडमांट सार्डिनिया के प्रधानमंत्री कावोर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यानी पिडमांट सार्डिनिया राज्य की और उसके प्रधानमंत्री कावोर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, इसलिए कावोर को इटली के एकीकरण का वास्तुकार या आर्किटेक्ट कहा जाता है। अंततः 1861 में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ और विक्टर एमनुएल को इटली का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। तो ये थी इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। इसमें अगर एक और पॉइंट ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो कि एक एक करके पहले ऑस्ट्रिया और उसके बाद फ्रांस को हराया गया, जो कि सबसे बड़ी बाधा थी। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया, एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना था? तो कैसर विलियम प्रथम एकीकृत जर्मनी के सम्राट बने थे, इससे पहले पर्शिया के सम्राट थे। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं को बताइए। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया भी लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। जर्मनी के एकीकरण का पहला प्रयास 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में किया गया था, जो असफल रहा था। यानी ये पहला शांतिपूर्ण प्रयास था लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। जर्मनी के एकीकरण के वास्तुकार पर्शिया के प्रधानमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क थे। बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। 7 वर्षों में लड़े गए 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हरा करके 1871 में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और जो कैसर विलियम प्रथम है उनको एकीकृत जर्मनी के सम्राट घोषित कर दिए जाते हैं। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा। चौथा प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र और राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया था? तो इसके 3 कारण थे। अब राष्ट्रवाद का स्थान था वो उग्र राष्ट्रवाद ने ले लिया था, यानी कि अपनी ताकत बढ़ाने के ऊपर जोर दिया जाने लग गया था। दूसरे पे हमला करना अच्छा माना जाने लग गया था। दूसरा, अब उपनिवेशवाद और युद्ध को भी राष्ट्रवाद का भाग समझा जाने लग गया था। तीसरा, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए लोकतंत्र की बजाय तानाशाही पर जोर दिया जाने लग गया था। इसलिए ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद था वो 1848 के बाद लोकतंत्र और अपने राष्ट्रवाद के मूल उद्देश्य से भटक गया था, रास्ता भूल गया था। तो ये थी हमारी आज की बेहद इंपॉर्टेंट